स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में पास्ट में कई सारे मतभेद हमें देखने को मिले हैं और हम सब उसके बारे में जानते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा एक कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि उनको सिंगापुर जाने से रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हो, आप MP एलिजेस सेंटर ब्लॉकिंग केजरीवाल सिंगापुर विजिट, और इसको लेकर काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को खत भी लिखा गया है। तो यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जैसे एक आम नागरिक, जैसे कि अगर आप हो, आप कहीं जाना चाहते हैं, दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको सिंपली यहां पर जो है टिकट लेना है और अगर वीजा अप्लाई करना होता है पहले से, वो करके और आप आराम से जा सकते हो। तो क्या यहां पर जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं, जजेस हैं, उनका क्या सिचुएशन होता है? क्या उनको सरकार से कोई परमिशन लेनी होती है? मतलब कि यहां पर तरीका क्या है एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, हम काफी कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कल जो है यूपीएससी के फाउंडेशन जो बैच है उसके अंदर एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप इसके अंदर एनरोल कराइए, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए MCQs कराया जा रहा है, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, यहां पर एक क्रैश कोर्स भी कराया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले। मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रहा है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से आप डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप सोच के देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000 में दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि हम यूपीएससी के कोर्स को अफोर्डेबल बना सके। जो कोर्स आपको 1.5 लाख 2 लाख में मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटीज आपको हम इस कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें और उनको यहां पर कोर्स लेने के लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो कल यहां पर ध्यान रखिएगा, ये एंड हो जाएगा। तो हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होता है, लाइव क्लासेस होते हैं, जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरी में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने क्वेश्चन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आखिरकार उनका जो सिंगापुर का विजिट है उसको क्लियरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिंगापुर के अंदर होने वाला है वर्ल्ड सिटीज समिट, जो कि 31 जुलाई से 3 अगस्त में होगा। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल जी को इनवाइट किया गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। वर्ल्ड सिटीज समिट 2022, लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर, तो ये इसका थीम है, थीम ध्यान रखिएगा। तो ये जो पर्टिकुलर समिट है ये हर 2 साल में एक बार होता है सिंगापुर के अंदर, और इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है बाय सिंगापुर सेंटर फॉर लिवेबल सिटीज एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज। बेसिकली एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स आते हैं, और वो सब लोग यहां पर एकजुट होकर समझने की कोशिश करते हैं कि अपने शहरों को कैसे लिवेबल बनाया जाए, ज्यादा और अच्छा कैसे बनाया जाए। क्योंकि सिंगापुर इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सिंगापुर की अगर हम बात करें तो उसका टोटल एरिया सिर्फ 721 स्क्वायर किलोमीटर है। जस्ट इमेजिन, कहने का मतलब यह है कि अगर आप दिल्ली को एग्जाम्पल के तौर पर लो तो दिल्ली का आधा है। दिल्ली का अगर आप टोटल एरिया देखोगे, मैं NCR की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो नोएडा और ये आते हैं गुड़गांव वगैरह, वो तो मैं हटा के बात कर रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली का जो एरिया है वो है आपका अराउंड 1400 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और उसका जस्ट आधा आपको सिंगापुर मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी उतनी ज्यादा आबादी वहां पर रहती है, फिर भी वो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। वो जो शहर है वहां पर लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अच्छा है। तो ये एक लिविंग एग्जाम्पल है सिंगापुर। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर समिट ऑर्गेनाइज कराया जाता है हर 2 साल में एक बार, और पहली बार यह समिट हुआ था 2008 में। तो ये वर्ल्ड सिटी समिट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसी के अंदर उनको जाना था केजरीवाल जी को, लेकिन यहां पर अभी तक उनको परमिशन नहीं दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और इसीलिए उनका कहना है कि मुझे रोका क्यों जा रहा है यहां पर। मैं जब वहां पर जाऊंगा तो देश को रिप्रेजेंट करूंगा और देश की जो गरिमा है वो यहां पर बढ़ेगी। तो चलिए इसको हम और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन आपके माइंड में है कि क्या जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो बाकी के डिग्नेटरीज होते हैं, क्या उनको किसी प्रकार का
क्लियरेंस लेना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी वो अगर अब्रॉड जाते हैं। अब अब्रॉड आप दो तरीके से जा सकते हो, एक तो अगर मान लो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो ऑफिशियल पर्पस से भी जा सकते हैं, और एक हो सकता है कि आप प्राइवेट विजिट जा रहे हैं, अपना फैमिली हॉलीडे पर जा रहे हैं। तो उन दोनों केसेस में यहां पर क्या होता है, तो देखिए यहां पर चीफ मिनिस्टर के केस में और जो बाकी के स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनके केस में बताया जाता है कि उनको कैबिनेट सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करना होता है सबसे पहले। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनसे यहां पर परमिशन लेनी होती है जितने भी चीफ मिनिस्टर्स को अगर फॉरेन विजिट करना है, चाहे वो ऑफिशियल विजिट हो या फिर प्राइवेट विजिट हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर यह बताया जाता है कि उनको पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए और साथ ही साथ एफसीआरए का क्लियरेंस चाहिए। आपको पता होगा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हमारे देश के अंदर है, तो उसके तहत भी क्लियरेंस चाहिए होता है। तो एफसीआरए के लिए क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको पता होगा ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उनसे भी परमिशन लेनी होती है बिल्कुल। और यहां पर मैंने आपको बताया पॉलिटिकल क्लियरेंस भी लेना होता है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि पॉलिटिकल क्लियरेंस का मतलब क्या है। देखो पॉलिटिकल क्लियरेंस का सिंपल अर्थ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनसे यहां पर परमिशन लेनी होगी। ये बेसिकली सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं, बाकी जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं हमारे देश के अंदर, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, अगर वो फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से परमिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो हर साल, हर महीने इनफैक्ट यहां पर हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास, और इसी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहां पर एक अलग से पोर्टल बना दिया है, ई पोर्टल, जिसका नाम है epollclearance.gov.in, और इसी के तहत यहां पर ऑनलाइन जाकर अप्लाई करना होता है इन सभी को, और फिर यहां पर उनके क्लियरेंस दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि मैंने आपको बोला था ना कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से क्लियरेंस चाहिए होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से क्लियरेंस लास्ट में लेना होता है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियरेंस लेना है। अगर ये क्लियरेंस देते हैं तो उसका जो क्लियरेंस का फॉर्म है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को देना होता है, कहना होता है कि देखिए फॉरेन मिनिस्ट्री ने हमें यहां पर क्लियरेंस दे दिया है, अब आप भी हमें यहां पर क्लियरेंस दे दीजिए। तो आई होप कि ये चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब तक ये क्लियरेंस नहीं होता है तो हमारे देश के अंदर जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं और जो राज्य के बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो यहां पर फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकते। एक तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोई और भी क्लियरेंस चाहिए, जैसा मैंने आपको बता दिया चीफ मिनिस्टर के केस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से क्लियरेंस चाहिए होता है, वैसे यूनियन मिनिस्टर्स के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर उनको अब्रॉड जाना है तो उस केस में उनको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से यहां पर क्लियरेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो पर्सनल विजिट हो या फिर ऑफिशियल विजिट हो, यहां पर प्राइम मिनिस्टर से क्लियरेंस चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है क्या उनको भी क्लियरेंस चाहिए कोई और। देखो फॉरेन मिनिस्ट्री से तो सभी को क्लियरेंस चाहिए होता है, लेकिन यहां पर अगर हम लोकसभा एमपीज की बात करें तो उनको स्पीकर से भी परमिशन लेना होता है ऑफिशियल केस में। यह एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, प्राइवेट के केस में जरूरी नहीं है कि उनको स्पीकर को इन्फॉर्म करना है। उसी प्रकार से राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे उनको चेयरपर्सन से, यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनसे परमिशन लेना होता है। लेकिन जो लोकसभा एमपीज और राज्यसभा एमपीज होते हैं उनको ऑफिशियल विजिट के लिए ही परमिशन लेना है, प्राइवेट विजिट के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो अगर वो इन्फॉर्म करना चाहे तो वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आएगा कि जजेस का क्या केस है, क्योंकि जज तो आपको पता है हमारे देश के अंदर काफी सीक्रेसी रखनी होती है। तो जज के केस में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी हाई कोर्ट का जज होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक तो उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन चाहिए और उसके बाद उनको एप्लीकेशन भेजना होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से उनसे परमिशन लेना होता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करता है, जो फॉर्म है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियर करवाता है और होम मिनिस्ट्री से भी जरूरत पड़ने पर क्लियर करवाता है, और तब जाकर यहां पर जजेस को परमिशन मिल जाती है कि वो बाहर जा सकते हैं। अब देखो जजेस के केस में क्या है कि 2010 के पहले यहां पर चाहे उनका ऑफिशियल विजिट हो या फिर पर्सनल विजिट हो, दोनों के केस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से परमिशन लेनी होती थी। लेकिन 2010 के बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल विजिट पर ही परमिशन लेनी है। पर्सनल विजिट पर जजेस जब चाहे वो अपना विजिट जा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करता है कि न्यायपालिका के अंदर कितना काम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, वो एक अलग मामला है।
बट आई होप कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपको पता लग गया होगा कि देश में जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको केंद्र सरकार से बेसिकली यहाँ पर परमिशन चाहिए होती, जब तक केंद्र सरकार अलाउ नहीं करेगी तब तक वो बाहर नहीं जा सकते। अब क्वेश्चन ये है कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कारण है जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मुझे परमिशन नहीं दे रही है। उनका ये भी कहना था, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मुझे तो बस वर्ल्ड सिटी समिट में जाना है, सिंगापुर जाना है, और इससे देश का जो मान है, नेशनल प्राइड है, वो बढ़ेगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि मेरे जाने से जो ग्लोरी है इंडिया की वो और ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे क्यों ये रोका जा रहा है। और इसी को देखते हुए अभी 7 जुलाई को यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, संडे की बात है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को खत भी लिखा था, और उस खत के अंदर देखिए उन्होंने यही चीज़ कहा था कि सिंगापुर ने दिल्ली मॉडल को जानने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है, ग्लोबल समिट में बुलाया है, बहुत से बड़े लीडर्स आएंगे और इसके अंदर जो देश का सम्मान है, अगेन यहाँ पर जो ऑनर है और जो प्राइड है वो बढ़ेगा, आप प्लीज इस विजिट को अलाउ करिए। उन्होंने ये लेटर भी लिखा था। इनफैक्ट यहां पर केजरीवाल ने यह भी बोला कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय यहां पर यूएस उनको जाने नहीं दिया गया था, यूएस ने उनको वीजा नहीं दिया था। ठीक है, तो यहां पर वो बेसिकली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना जो पॉलिटिकल असाइड है, जो पॉलिटिक्स है देश के अंदर, उसको हमें साइड कर देना चाहिए। डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, हम एक दूसरे के ओपोनेंट हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर मुझे अलाउ करना चाहिए ताकि इससे देश का सम्मान बढ़े, ऐसा वो ये कह रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, 2019 में भी बताया जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर जो कोपेनहेगन C40 वर्ल्ड मेयर समिट था उसके अंदर भी जाना चाहते थे, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। और वो वही समिट है 2007 में जब शीला दीक्षित उन्होंने अटेंड किया था इस समिट को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अटेंड नहीं करने दिया गया था और फाइनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको ये जो समिट है वो अटेंड करना पड़ा। तो ये उस समय का मामला है। तो ऐसा अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं डायरेक्टली बीजेपी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि पॉलिटिकल रीजंस के कारण की वजह से अभी भी उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खबर यही आई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो है फाइल रुकी हुई है, वहां से वो मूव नहीं हो पा रहा है फाइल। अब देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनली अलाउ करती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है, देखिए बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है उनका बेसिकली ये कहना था कि आखिरकार चीफ मिनिस्टर को वहां पर जाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट का, और इसी की वजह से डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट में नहीं किया है। और दिल्ली के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पिछले 7 साल में अगर वो 7 ऐसे डेवलपमेंट वर्क बता देंगे हमें, तभी उनको यहाँ पर लेटर लिखना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। अदरवाइज ऐसा कोई मामला नहीं है कि उनको सिंगापुर जाना पड़े, ऐसा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे। तो मैंने दोनों तरफ से चीज़ों को बताने की बेसिकली कोशिश की। अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या फाइनली, क्योंकि ये जो मामला है काफ़ी ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो गया है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है कि नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि बेसिक चीज़ें क्या हैं, यहाँ पर कोई भी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको क्या क्लियरेंस चाहिए होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि हमारे संविधान के अंदर यहाँ पर जो राज्य हैं उनको किस चीज की गारंटी मिली हुई है संविधान से? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब दोस्तों आसान हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बैच है वो लॉन्च हो गया है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। कल यहाँ पर एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हेलो दोस्तों, मैं अमित। अपनी यूपीएससी की जो मैंने जर्नी स्टार्ट की हुई है, अमित अपनी यूपी से ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्टडी IQ प्लेटफॉर्म का। इन्होंने उस इंडिया के हर बच्चे को एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो शायद हम लोग बैठकर अपने गाँव में, शहरों में ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में। स्टडी IQ का नाम एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त है, वेल नोन ब्रांड है। इनके स्टडी मटेरियल हो या इनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है फैकल्टीज़ का, स्पेशली अमित सर, शशांक त्यागी सर एंड बाकी सारे फैकल्टीज़
दे आर द वेरी गुड, वेरी नाइस। कॉन्सेप्ट को इस तरह से क्लियर करते हैं कि आपको फिर लाइफ टाइम आप उसे भूल नहीं पाएंगे। और इस प्लेटफॉर्म का जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है वो है 1-to-1 मेंटरशिप। यूपीएससी की जर्नी में आपको क्या नहीं करना है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 1-to-1 मेंटरशिप जो प्रोग्राम चल रहा है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म के द्वारा, इट इज़ द बेस्ट पोर्शन ऑफ दिस पैकेज। इसमें अनिल स्वरूप सर जो इंडिया के जाने माने ब्यूरोक्रेट हैं, वो हम लोगों की समस्याओं का एकदम क्विक रिजोल्यूशन देते हैं, जिससे कि आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चाहे आप सर से अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो या एकेडमिक्स प्रॉब्लम हो, आपका ऑप्शनल चूज़ करने का प्रॉब्लम हो, आपका स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा हो, किसी भी टाइप का जो भी आपकी इश्यूज़ होते हैं वो अनिल स्वरूप सर और बाकी हमारे मेंटोर लोग बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे रिजॉल्व कर दे रहे हैं। थैंक यू स्टडी IQ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।